हैं। आ जाएं भाई सभी मित्रगण। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जेपी जाटव जी, तरेस अम्बेडकर जी, शेखर जाटव जी, आप लोगों का इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। अभी और भी मित्र कुछ आ जाएं, अभी स्टार्ट किया है, फिर आप लोगों से हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। गौरव कुमार पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव चौधरी जी, कुलदीप सिंह यादव जी, श्री अखिलेश अंकित अनिल जी, जावेद माननीय विधायक जी, नमस्कार विधायक जी, माननीय अखिलेश सिंह यदुवंशी जी, राहुल माल्या जी झांसी से, श्री शुभम यादव बदलापुर, अशोक यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्री जावेद रफ़ी विधायक जी धन्यवाद माननीय विधायक जी, श्री कपिल स्वरूप जी सम्यक प्रकाशन से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, वंदना बौद्ध जी, हृदय मौर्य जी, विनेश ठाकुर जी, अखिलेशियन अनिल सिंह यदुवंशी जी, श्री आनंद गौतम जी, श्री आशीष अतरौलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्री प्रवीण पंकज जी, श्री सिद्धार्थ सिंह जी, श्री वंदना बौद्ध जी, मैन वंदना बौद्ध जी, एडवोकेट सूरज गौतम जी, अनुज कुमार जी, श्री रामचंद्र जी, श्री केतन कठेरिया जी, जेपी जाटव जी, श्री रामचंद्र जी बहुत जय भीम जय समाजवाद, अनुज कुमार जी, महिपाल सागर जी जय भीम जय समाजवाद, धन्यवाद धन्यवाद, श्री भूपेंद्र यादव गोलू जी, दिनेश निगम जी, नीरज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्री यकुंद कुमार धनौरा से, संदीप कुमार जी, सिद्धार्थ सिंह जी, अतीक खान, धीरज यादव जी, वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष अतरौलिया, जेपी जाटव जी, रोहित बौद्ध जी, रमेश चंद्रा जी, श्री आशीष जी अतरौलिया साहब, इंजीनियर अभिषेक यादव जी, सुनील कुमार चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। सम्मान्य अधिकार भाई देवेंद्र जी बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, केतन कठेरिया जी, योगेंद्र कुमार जी, आशीष अतरौलिया जी, और भी मित्र लोग। अभी 2-4 मिनट में आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ, इसके बाद बात स्टार्ट करूँगा। श्री आशीष कुमार संजय जी, श्री एडवोकेट सूरज गौतम जी, श्री अभिषेक सिंह यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्री अरुण प्रजापति जी, श्री अशोक यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, श्री अभिषेक यादव जी, जयेंद्र प्रताप जी, विकास यादव जी, नरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मानित अधिकारी देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय समाजवाद, धर्मेंद्र कुमार रावत एडवोकेट जी, वकील साहब बहुत बहुत जय समाजवाद धन्यवाद, श्री कमलेश चंद्रा जी, रोहित बौद्ध जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, अविनाश पाल जी, विजेंद्र राणा जी, विकास यादव जी, श्री रूप किशोर निमेश जी, अविनाश पाल जी कन्नौज से जय भीम जय समाजवाद, पिंटू यादव जी मलिकपुर से जय भीम जय समाजवाद, आशीष अतरौलिया, करण सिंघानिया, अंबेडकर जी जय भीम जय समाजवाद, रमेश चंद्रा, सिद्धार्थ सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, अविनाश पाल जी, लाल चंद्र जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों ने बधाई दी, इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। श्री विनीत कुशवाहा जी, सत्येंद्र अम्बेडकर जी, के.डी. वर्मा जी, सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब, राजू मौर्य जी, बी.आर. वर्मा जी, सुरित चौधरी कानपुर से बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय समाजवाद, मेघना सिंह जी हरिद्वार से, करण सिंह सिंघानिया अम्बेडकर बनारस से बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय समाजवाद, यासिर अब्बास जी लखनऊ से, राजेंद्र भारती जी, दिलीप चौरसिया जी, उमेश चौधरी साहब, रविंद्र यादव जी, हरेंद्र सिंह कनौजिया जी, राजेंद्र भारती, परवेज अहमद, दिलीप चौरसिया, उमेश चौधरी जी, गुफरान खान, बहुत सारे मित्र आ गए हैं लाइव, अभी और संख्या बढ़ती जा रही है। हरेंद्र सिंह कनौजिया जी प्रदेश सचिव जय भीम जय समाजवाद, उमेश चंद्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अजीज आजमी साहब,
कहाँ हैं? सूरत में आप हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय समाजवाद। सुरेंद्र अम्बेडकर जी, नजीब अहमद जी, उदयवीर सिंह, अच्छा नैनीताल से यासिर अब्बास जी, रमेश सारथी जी, पिंटू यादव कन्नौज मलिकपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू भैया। रविंद्र सिंह जी, BR वर्मा जी, रविंद्र यादव जी, आशीष सतरौलिया जी, सुरेंद्र यादव जी, बहुत सारे मित्र लाइव जुड़ चुके हैं और अभी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं पहली बार लाइव आया हूं, इसलिए मुझे कुछ आप लोगों से बात करने में संकोच सा हो रहा है। आज एक ऐसा अवसर था कि मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी होगी, आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे। इसलिए लाइव आने में बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं, एक एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं हो सकता है, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, सीखेंगे। आपसे विकास निर्मल जी, संजय वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, एडवोकेट मनोज भैया मुरादाबाद से, बहुत बहुत जय भीम जय समाजवाद। ललित कुमार जी, ये रसूलाबाद से अजय कुमार आनंद जी, अच्छा आ गए हैं। एडवोकेट मनोज भैया मुरादाबाद, अजय सिंह आनंद, मेघना सिंह जी, सुरेंद्र यादव, नूरुल हसन, अंसार अहमद साहब, संजय वर्मा जी, तरुण रावत जी, KD वर्मा जी, अच्छा KD वर्मा जी छिबरामऊ से, धन्यवाद, स्वागत है वर्मा जी। राजेंद्र भारती जी, डॉक्टर कौलेश्वर प्रदर्शी साहब, प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम जय समाजवाद। आशीष जी, मुन्नी अम्बेडकर, हमारी पत्नी भी जुड़ गई हैं। हरेंद्र सिंह कनौजिया, आदित्य कुमार जी, रोशन खान कन्नौज से, आदित्य कुमार, बलवीर यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। अशोक कुमार जी, ललित कुमार, प्रकाश यादव, सुनील मास्टर जी, अच्छा पुराने मिशनरी साथी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जी, राजेंद्र सिंह जी, पवन चौधरी साहब मथुरा से, गुज्जर नरेश, बहुत बहुत स्वागत है। ML भारती जी, अनिल यादव जी, रमेश चंद्र सत्यार्थी जी, अच्छा CD मध्य प्रदेश से, राहुल माल्या जी, डेविड अशोका जी, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। बड़ी संख्या में मित्र जुड़ गए हैं, हमारे सब सीनियर विद्वान, वक्ता, चिंतक और बेहतरीन काम करने वाले समाजवादी अम्बेडकरवादी विचारधारा के सब साथी जुड़ गए हैं। अनिल यादव जी, प्रकाश यादव जी, रविंद्र सिंह जी, इंजीनियर अभिषेक यादव जी, राम बरन जी, शुक्रम यादव जी, अविनाश जी, संजय दीपांकर, सभी साथी बड़ी तेज़ी के साथ में जुड़ रहे हैं। आप सब साथियों का इस आज लाइव जो आप सब लोग सुन रहे हैं, आपसे बस 5-10 मिनट बात करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी टाइम 8:05 का समय हो गया है। 1-2 मिनट की मोहलत और दीजिए, मैं अपनी बात आप लोगों से। चंद्रजीत सरोज साहब, श्री ललित कुमार जी, वीरेंद्र सिंह सहगल जी, अम्बेडकर नगर से, अमित गौतम जी, श्री RK सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की बधाई के लिए। रामनिवास कठेरिया साहब, अमित गौतम जी, रक्षा यथार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप सोनकर साहब, शैलेंद्र मणि जी, अर्चना कठेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बहन जी। पवन चौधरी, विष्णु कुमार जी गाजियाबाद से, सुरेंद्र सिंह जी, संदीप सोनकर जी कानपुर से, सौरभ दयाल जी, नीरज कुमार, रतन सिंह मानव जी, बहुत बहुत स्वागत मानव साहब। चंद्रा सागर जी, वीरेंद्र सहगल, बसंत कनौजिया जी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से स्वागत है भाई आपका बसंत कनौजिया जी। पवन चौधरी जी, अजय कुमार आनंद जी, HAL से, रतन कुमार भारती जी, अनिल यादव जी, आ जाइए सभी साथी मित्र लोग। रीता भुयार जी, बिजनौर से, बहुत ही क्रांतिकारी महिला साथी हैं। धर्मेंद्र कुमार रावत, एडवोकेट जी, राघवेंद्र जी, शेखर जाटव जी, संदीप सोनकर जी,
रोहित कुमार जाटक जी, सभी जिम्मेदार बहुत ही महत्वपूर्ण साथी जुड़ चुके हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार रावत एडवोकेट साहब, मोहम्मद अहमद, राहुल चंद्रा जी, चंद्रेश यादव जी। साथियों, आप सब लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, आप लोग हमसे कोई जय भीम बोलेंगे, कोई जय समाजवाद बोलेंगे, कोई नमो बुद्धाय बोलेंगे, कुछ लोग हमारे जन्मदिन के मौके पर हमको बधाई भी देंगे। तो जब तक मैं आपसे बात करूंगा, इस बीच में ये भी संभव है कि मैं आपके बात का जवाब ना दे सकूं, आपका अभिवादन आपने किया मैं उसको रिप्लाई ना कर सकूं, तो माफ़ करेंगे। साथियों, आज हमारा जन्मदिन है और हमारी जन्मतिथि 26 अप्रैल सन 1967 है और आज मैं 53 वर्ष का 54वीं साल 12 बजे के बाद मेरी उम्र की शुरू हो जाएगी। और जीवन में मैं पहली बार लाइव आया हूं और केवल फेमना मुक्ता सिंह जी भी आ गई हैं, तो लाइव पहली बार आया हूं कि आप सब लोगों ने कल रात 12 बजे से ही फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल करके, फ़ोन करके हज़ारों हमारे मित्र साथियों ने, हमारे शुभचिंतकों ने हमको जन्मदिन की बधाई दी हैं। तो इतनी हज़ारों की संख्या में जब बधाई आती है, मिर्ज़ा असलम बेग साहब, तो जब इतने बड़ी संख्या में बधाई आती हैं तो सभी को रिप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मैंने कोशिश की है कुछ साथियों को मैसेंजर के माध्यम से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर रिप्लाई किया, लेकिन वो 200-300 लोग से ज़्यादा नहीं हुए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन बड़ी संख्या में आप लोगों ने बधाई दी। इसलिए मुझे लगा कि लाइव आकर अपने सभी मित्रों को आपने जो हमारे लिए शुभकामनाएँ की हैं, हमको स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु के लिए, इसलिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमको बधाई दी, अपने प्यार और स्नेह से हमको नवाजा। इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। नीलम चौधरी जी, डॉक्टर साहब, अतुल पाल जी हैं। तो आप सब लोगों के प्यार और मोहब्बत जो हमें मिली है उसका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जिन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, ये शब्द पर्याप्त नहीं हैं। आपके मोहब्बत, आपका अखलाक, आपका प्यार जो मिला है उसको मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप सब लोगों ने एक छोटे से, हालांकि आज इवेंट कुछ नहीं है क्योंकि इस ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जब कोई आयोजन नहीं किया जा सकता, ना ही बड़ा आयोजन ना ही छोटा आयोजन। तो एक फेसबुक के माध्यम से आप लोगों ने फ़ोन करके हमको जो इतना बड़े पैमाने पर प्यार दिया है, उसका मैं रिप्लाई एक धन्यवाद के रूप में, स्वागत के रूप में आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने हमको जो सम्मान दिया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज हम लोग देखते हैं कि वैसे तो मैं जन्मदिन मनाने के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ कि परिवार में हमारे बच्चों ने, हमारी वाइफ ने, बेटियों ने, बेटे ने हमको बिना जानकारी उपलब्ध कराए कभी कभी सेलिब्रेशन किया, केक मंगा ली, काट ली। लेकिन इस बार मैंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति है, भारत ही नहीं सारा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 से जूझ रहा है। और इसका सबसे बुरा प्रभाव अगर पड़ा है तो इस देश के जो दलित समाज के भाई हैं, पिछड़े समाज के भाई हैं, वंचित समाज के भाई, मजदूर हैं, गरीब हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। आप सब लोग देखते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो लोग कोरोना से कम उनकी मौत हो रही है, भूख से उनकी मौत ज़्यादा होती जा रही है। तो ये बहुत दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में छोटा आयोजन करना, बड़ा आयोजन करना ये बिल्कुल ही लाजमी नहीं है। इसलिए हमने कहा आज मैं लाइव आऊँगा और आप सब लोगों के बीच में बात करके, आप लोगों से रूबरू होकर के ही हम इसका अपने जन्मदिन को मैं मनाना चाहता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ये कोरोना की महामारी भारत में पैदा नहीं हुई है, ये बाहर से हवाई जहाज़ के द्वारा, चार्टर्ड प्लेन के द्वारा भारत में लाई गई है। ये बड़े लोगों की बीमारी है, पूंजीपति लोगों की बीमारी है और वो बीमारी पूंजीपतियों में बड़े पैमाने पर स्प्रेड हुई है।
क्योंकि एक दूसरे से लोग जो जब टच रखते हैं, अटैचमेंट करीब का रखते हैं, तो ये वायरस उनमें भी स्प्रेड हो जाता है। तो इसलिए अब उसकी स्थिति गरीबों में पहुंचने की धीरे धीरे बनती जा रही है। हमारे भारत की सरकार जो केवल बातें करती है, केवल प्रचार का काम करती है और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करती है, गरीबों के लिए जो भूखे हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, लाखों की संख्या में मजदूर भूखमरी की स्थिति से गुजर रहे हैं। काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। लोग सैकड़ों किलोमीटर अपने घर से चलकर बिना किसी तैयारी के, भारत के प्रधानमंत्री ने बिना किसी तैयारी के ताली और थाली बजाने के लिए तो कम से कम इन्होंने 3-4 दिन का समय दिया। लोग थाली का इंतजाम कर लें, घर पे नहीं है तो बाज़ार से ले लें, बाज़ार में नहीं मिली तो पड़ोस से मांग लें, उसके लिए तो इंतजाम कर लिया। लेकिन जो लाखों की संख्या में लोग फंसे हुए थे दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, गुजरात में, विभिन्न महानगरों में फंसे हुए थे रोजी रोटी कमाने के लिए, उनको तो ठीक से एक दिन भी नहीं मिल पाए, 2 दिन भी नहीं मिल पाए। 24 घंटे का, अब 24 घंटे में कोई भी व्यक्ति इंतजाम करके अपने बच्चों के पास घर नहीं जा सकता है। और वो जब निकला, जब उसकी हिम्मत जवाब दे गई, खाने का राशन ख़त्म हो गया, किराए के मकान पर रहते थे, मकान मालिक ने उन सब मकान से बाहर उनको निकाला, तो मजबूर होकर वो लोग अपनी पोटली में सामान बांधकर छोटे छोटे बच्चों को लेकर जब सड़क पर निकल पड़े, तो पुलिस के द्वारा उनकी तोड़ाई की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया, उनको भूख से दम तोड़ना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे जिनका दम टूट गया, 2-2 दिन 3-3 दिन खाना नहीं खाया। इधर हमारी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान कर दिया कि सरकार भूखे लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश कर दिया कि आप लोग जहां भी रहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जहां भी लोग भूखे दिखाई पड़ें, रास्ते में चलते हुए दिखाई पड़ें, तो आप लोग उनकी भूख का इंतजाम करें, उनके लिए भोजन का इंतजाम करें। तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग जुड़ गए, गाँव में, शहर में, सड़क पर, जहाँ जहाँ जिसकी पहुँच थी। और बड़े पैमाने पर आप लोग देखते हैं कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने भूखे लोगों को भोजन पहुंचाया, जिनके पास किराया नहीं था उनको किराए का इंतजाम किया, और साधन का भी इंतजाम किया जहाँ जहाँ संभव हो चुका। लेकिन इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर भी पाबंदी लगा दी कि ये टीआरपी तो समाजवादी पार्टी लिए जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही इस बात का विरोध है, लोगों में आक्रोश है। तो ये आदेश कर दिया सरकार ने कि अब कोई फोटो नहीं खिंचाएगा, कोई सीधा राशन नहीं बांटेगा, राशन हमको देंगे, और वो राशन जिलाधिकारी का इकट्ठा होता है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के नाम से, योगी जी के नाम से वो राशन बांटा जाता है। मैं ये सनद रहे, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने सबसे पहले प्रधानमंत्री कोष में अपने सभी विधायकों का 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50 लाख, इस तरह का रुपया, 50 करोड़ से अधिक रुपया समाजवादी पार्टी ने इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिया है। तो हमारी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कहीं कोई कमजोरी नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अभी एक तो इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, तो इसलिए लोग क्वारंटाइन किए गए, लोगों को आइसोलेशन भेजा। हम आप सभी लोग क्वारंटाइन में ही अपने अपने घरों पे ही हैं, 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। तो इसके लिए जो डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, उनके लिए न ही तो उनके पर्सनल प्रोटेक्शन किट का इंतज़ाम किया है, न ही ग्लव्स का इंतज़ाम किया है, न ही उनके लिए सैनिटाइजर का इंतजाम किया है, कहीं कोई इंतजाम नहीं। क्वारंटाइन जो लोग किए गए हैं वो जेल की तरह ठूंस दिए गए हैं, और बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम चलाया गया है। तो ऐसी स्थिति में देश को भ्रमित कर दिया गया है। कोरोना की बीमारी से भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ रही है, चुनाव की तैयारी कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इस देश का जो कमेरा समाज है, जो वंचित समाज है, जिसको बहुजन समाज भी कहा जाता है, दलित और पिछड़े समाज के नाम से, माइनॉरिटी समाज के नाम से जाना जाता है, इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम WHO पालन भी करें, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बनाए रहें, अपने घर में भी रहें तो भी दूरी थोड़ा बनाए रहें, और क्योंकि इसका इलाज कोई नहीं, बचाव भी इसका इलाज है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति है, ये कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसे आपदा के दौर में हम आप सब लोगों के लिए, जो जितने भी मित्र हमारे जुड़े हैं, इस देश के, विदेश के भी कुछ लोग हमारे साथी आ गए हैं, अब आ गए हैं, तो उन सब साथियों से के लिए
हम यही प्रार्थना कर सकते हैं, हम यही उनके लिए भावना कर सकते हैं, कामना कर सकते हैं कि वो स्वस्थ रहें, गाइडलाइन का पालन करें WHO की, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और आगे चल के वो और भी अपने जीवन में तरक्की करें। इस तरह से उनके लिए कामना करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको मैंने आज आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से दोपहर में इंटीमेट किया था कि आरक्षण के मुद्दे पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, वो इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि जब देश आपदा के दौर से गुजर रहा है, सारे दफ्तर बंद कर दिए गए हैं, सारे विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, केवल पुलिस और हॉस्पिटल खुले हैं, उनमें से भी बहुत सारे बंद कर दिए हैं। ऐसे दौर में जहां प्रधानमंत्री जी ने तमाम ऐसे लोगों को अरबों रुपया दे दिया है, उनका ऋण भी माफ़ किया है, उनको लोन भी दिया है जो देश छोड़ के विदेश भाग गए हैं, बहुत सारे विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं अगर कोई इस कोरोना आपदा में कोई काम आ रहा है तो केवल सरकारी विभाग ही काम आ रहे हैं, प्राइवेट विभाग कहीं कोई काम नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा तो ये आदेश ये भी था कि जो कोर्ट का मामला है, न्याय की प्रक्रिया भी रोक दी गई, सारे कोर्ट बंद कर दिए गए और ये गाइडलाइन दी गई कि अति महत्वपूर्ण मामले में ही कोर्ट में कामकाज होंगे, कोर्ट को खोला जाएगा। लेकिन अति महत्वपूर्ण कामकाज हैं उस पर तो कोर्ट ने कभी कोई संज्ञान लिया ही नहीं। उनको इस कोरोना की आपदा में सबसे महत्वपूर्ण काम लगा कि इस देश का जो बैकवर्ड क्लास है, इस देश का जो शेड्यूल कास्ट है, जिसकी आबादी 80 से 85% इस देश में है, ये देश सदियों से मजबूरी, लाचारी और गरीबी, गुर्बत में जीवन काट रहा है, जानवर से ज़्यादा गई गुजरी ज़िंदगी जीने को ये मजबूर है। ये आरक्षण के सहारे इसमें थोड़ा एम्पावरमेंट पैदा हो गया है, ये थोड़ा सशक्त हो गए हैं, इसलिए इनकी कमजोरी को ख़त्म कर दिया जाए। कोर्ट बंद है, कोर्ट में ये लोग विरोध करने भी नहीं जा पाएंगे। सड़क पर लॉकडाउन चल रहा है, कर्फ्यू की स्थिति है, सड़क पर भी नहीं उतर सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट का इस्तेमाल करके, चूंकि भारतीय जनता पार्टी माने भारत की हाई कोर्ट है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जिस काम को खुद करना उचित नहीं समझती है वो कोर्ट के माध्यम से करा लेती है। तो अभी कोर्ट ने एक दिन के लिए 20 अप्रैल को कोर्ट खोला तो आयुर्वेदिक अधिकारियों का रिजल्ट बरसों का पुराना रुका हुआ निकाल दिया, जिसमें शेड्यूल कास्ट की वैकेंसी ही नील करके रखी हुई थी। पिछड़े वर्ग को भी मानक के विपरीत आरक्षण मिल पाया और वही हाल हुआ अनुसूचित जनजाति के लिए, उनको भी 2 पद मात्र मिल पाए हैं। तो ये इसलिए अंधेरे में काम कर लेते हैं कि लोग जान न पाएँ, विरोध न कर पाएँ। और 17 अप्रैल को तो ये जो आंध्र प्रदेश को लेकर के, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संख्या है जिनके लिए 100% आरक्षण की व्यवस्था है, तो वहाँ आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन को आड़ बनाते हुए, उसकी वोट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि ये जो आरक्षण है इसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, इसमें क्रीमी लेयर लगाने की ज़रूरत है और 100% आरक्षण ये गलत है। जब वहाँ पर दूसरा कोई है ही नहीं तो उनके लिए इसलिए आरक्षण था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। आज उसकी आड़ में, आंध्र प्रदेश की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ने सारे देश के लिए ये डायरेक्शन जारी कर दिया है कि अब इन पर SC ST की दोबारा से सूची बनाई जाए, चिन्हित किया जाए लोगों को, और इनमें और ये लिया है कि धनवान लोग इस आरक्षण का लाभ उठा के ले गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जिस समय लागू ये रिजर्वेशन हुआ था, ये रिजर्वेशन कोई किसी की भीख और खैरात नहीं है, ये रिजर्वेशन तो पूना पैक्ट का ये परिणाम है। पूना पैक्ट ना हुआ होता तो शायद इस देश की स्थिति होती अलग होती। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो कम्युनल अवार्ड के तहत दिया गया था वो भी हमारा बेमानी हो गया। थोड़ा घना ये रिजर्वेशन बचा, वो संवैधानिक व्यवस्था उसमें उसकी की गई और आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी 70 साल से अधिक का समय बीत गया है, अभी भी भारत में शेड्यूल कास्ट जिसकी आबादी 15% है, 15% आबादी के अनुपात में उनको रिजर्वेशन है, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए पूरे देश के पैमाने पर तो मात्र 11.5% ही उसको रिजर्वेशन पूरा हो पाया है। और यही हाल शेड्यूल ट्राइब का है, 7.5% उनका रिजर्वेशन है आबादी के अनुपात में, उनका भी 3.5-4% पूरा हो पाया है। और अभी बैकवर्ड को तो 92 में जो मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन में जो 19 सिफारिशें की गई हैं शेड्यूल कास्ट की तरह,
उनमें भी बहुत अधिकांश जातियां ऐसी सारी जातियां जो चिन्हित की गई हैं जिनकी दशा शेड्यूल कास्ट से किसी भी मायने में बेहतर नहीं है, उनकी भी दशा शेड्यूल कास्ट जैसी है या उनसे भी खराब है, तो उनको भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह सुविधाएं देने की सिफारिश की थी। 19 सिफारिशें की थी बीपी मंडल के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट में, लेकिन आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी लागू नहीं की गई। मात्र 2 सिफारिशें लागू की गई हैं और उन पर भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। तो ये भारत की सुप्रीम कोर्ट करती है, ये भारत की हाई कोर्ट करती है, और यही शेड्यूल कास्ट के मामले किया गया है। शेड्यूल कास्ट के मामले में भी, शेड्यूल कास्ट के मामले में कोई जब काम नहीं होता है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है अंधेरे का, तो ये सुप्रीम कोर्ट कोई न कोई आदेश डायरेक्शन देती रहती है। जबकि हकीकत यह है कि अब मैं क्या कहूँ, इतना खुल के नहीं कह सकता हूँ। एक हमारे पास एक पेपर में वो खबर भी छपी थी, एक जज हुए हैं, उन्होंने वो ब्राह्मण समाज जगह, मैं किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि भारत में धर्म है, हिंदू धर्म है, धर्म में वर्ण है, ब्राह्मणों मुखम आसीत बाहु राजन करता है उरु तदस्य वैश्य शूद्र पदव्य में जाते। 4 तरीके के वर्ण बनाए हैं ब्रह्मा जी ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जब 4 वर्ण हैं तो वर्ण के आधार वर्ण में जातियां हैं, जातियां हैं तो जून उस वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर उनका सदियों से शोषण किया गया है। ऐसी शोषित जातियों को जो 0 लाइन से भी नीचे चली गई हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में उनको अधिकार दिया कि जो लोग शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इनको आरक्षण की सुविधा दी, इनको भागीदारी दी जाए, विभिन्न विभागों में इनको एजुकेशन दी जाए, इनको सरकारी सेवाओं में इनको भागीदारी दी जाए। तो वो भागीदारी देने का जो प्रावधान किया, वो प्रावधान इन लोगों को रास नहीं आ रहा है, और अभी भी उसको जब भी मौका मिलता है उसके खिलाफ कोई न कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का आता ही रहता है, हाई कोर्ट का उसके खिलाफ कोई न कोई आता रहता है। तो जबकि ये हाई कोर्ट के जज हैं, इनकी क्या एबिलिटी है, क्या इनकी योग्यता है, क्या इनको एक्सपीरियंस है, यहाँ तक कि इस देश में 4th क्लास की भी भर्ती होती है, उसमें भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता है। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का जो जज होता है, उसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। केवल भारत के 200, 250, पौने 300 परिवार हैं जिनके परिवार से जज बनते हैं, जिसको कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से वो बनते हैं, और वो जज बनते कैसे हैं, उनकी मानसिकता कैसी होती है। अभी एक ये दिसंबर 17 में ये कोची केरला के एक जज साहब ने ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बैठक में जब गए, वो उनको बुलाया गया, तो उन्होंने वहाँ पर उकसाया लोगों को कि आप लोग, माहौल बहुत अच्छा है, आप लोग जाति के आधार पर रिजर्वेशन का विरोध करिए, आप आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की बात करिए। मैं पूछना चाहता हूँ और मैं बताना भी चाहता हूँ जज साहब को कि भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक है ही नहीं। भारतीय संविधान में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो भागीदारी से है। रिजर्वेशन इज द मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन का मैटर है। आप आर्थिक आधार पर आपने 10% कर दिया, जिसके लिए ना कोई डिमांड हुई, ना कोई एजिटेशन हुआ, आपने उसको 24 घंटे में आरक्षण लागू कर दिया। और जो बैकवर्ड समाज के लिए, जिसकी बहुत विशाल आबादी आधे से ज़्यादा इस देश में रहता है, उसके लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट 40 वर्ष तक आपने लागू नहीं की। तो आखिर आप इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस देश के बैकवर्ड के लिए, इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए आपका क्या नज़रिया है, ये एकदम क्लियर हो गया है। आपका काम केवल, आप अगर एकता कोई बनी है तो उसमें तोड़ फोड़ करना। आपने पिछड़ा, अति पिछड़ा का पिछली सरकार के दौरान भी इसको चलाया, इस सरकार में भी दलित, अति दलित, महादलित, इसमें आप डिवीजन करके इन जातियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं, ताकि इन जातियों ने थोड़ी भी घनी तरक्की की है, वो तरक्की भी इनकी ना होने पावे। इसलिए हम, और आप कहते हैं कि ये कुछ जातियां इस आरक्षण का लाभ ले गई हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में ना तो दलित समाज पावर में रहा है, ना ही बैकवर्ड समाज पावर में रहा है, ना ही अनुसूचित जनजाति पावर में रहा है। पावर में जब भी रहे कांग्रेस रही है, भारतीय जनता पार्टी रही है, तथा कथित जनरल क्लास के लोगों ने इस देश पर हुकूमत की है। उन्होंने जो व्यवस्थाएं इस देश को दी हैं, वही व्यवस्थाएं इस देश को चल रही हैं। अगर आपकी नीयत सही होती तो भारतीय संविधान के तहत जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, उस शिक्षा के प्रावधान को आप सच्चे माने लागू करते।
आपने जो प्राइवेट एजुकेशन के माध्यम से जो सरकारी एजुकेशन थी, जहाँ पर गांव के मजदूर का बेटा पढ़ता था, उसी स्कूल में गांव के प्रधान का बेटा पढ़ता था, और उसी स्कूल में जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का बेटा पढ़ता था, मंत्री का बेटा पढ़ता था। आपने वहाँ भी क्लासिफिकेशन करके प्राइवेटाइजेशन करके और प्राइमरी एजुकेशन को आपने कोलैप्स कर दिया है। अब प्राइमरी एजुकेशन में आपने केवल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से का इस्तेमाल करके वहाँ पर मध्याह्न भोजन रख दिया है। तो जो गरीब लोग हैं, ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, उन्हीं के बच्चे स्कूल में जाते हैं, वो थाली बजाते हैं, खिचड़ी सड़ी गली खाते हैं, और जैसे घर से आते हैं वैसे ही घर को वो लौट जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर वो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देते हैं 8वां क्रॉस करने के बाद में, और हाई स्कूल जाके उनको ब्रेक लग जाती है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, फिर वो मेहनत और मजदूरी में लग जाते हैं। दिल्ली में, बम्बई में, गुजरात में नौकरी करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए वो चले जाते हैं, एजुकेशन उनकी छूट जाती है। तो कुछ थोड़े घने लोगों ने उस कठिन दौर को क्रॉस कर लिया, ग्रेजुएशन किया, उन्होंने MSc की, BSc की, PhD की और विभिन्न डिग्रियों को, टेक्निकल एजुकेशन उन्होंने हासिल की, टेक्निकल डिग्रियां हासिल की, और वो थोड़े घने लोग नौकरियों में पहुंच गए हैं। तो आपको अब उनके बीच में दरार डालने की फिक्र सताने लगी है। जो हमारा समाज, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति में बहुत सारी अभी जातियाँ ऐसी हैं जो अभी अपने बच्चों को अभी तक पढ़ाना उन्होंने शुरू नहीं किया है। इसके लिए सरकार की तरफ से कौन सा प्रयास किया गया? कोई प्रयास नहीं किया गया, और इसलिए वो नहीं पढ़ा पाई। अब आप कहते हैं कि जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। अरे भाई, जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन तो अनुसूचित जाति के आधार पर है, पिछड़ी जाति के आधार पर है, और अनुसूचित जनजाति के आधार पर है। जब अनुसूचित जाति जनजाति, इसमें तो सारी जातियाँ आती हैं, तो अनुसूचित जातियों में जो जातियाँ अभी अपने पीढ़ी को पढ़ा लिखा कर तैयार नहीं कर पाई हैं, निश्चित रूप से उनको लाभ नहीं मिल पाया है। इस बात का हमें अफसोस है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो इस देश की सरकारें जिम्मेदार हैं। अगर सरकारें चाहती तो A to Z सारे बच्चे पढ़ लिख गए होते, 100% लिटरेसी हो जाती, और आज ये खेल खेलने का उनको मौका नहीं मिलता है। अब जिस बच्चे ने हाई स्कूल पास नहीं किया है, इंटरमीडिएट नहीं कर पाया है, उसे आप MBBS में कैसे दाखिला दे देंगे? उसको आप अधिकारी कैसे बना देंगे? उसको आप IAS PCS कैसे बना देंगे? तो जब आप नहीं बना सकते हैं तो आपकी बात तो वही हो गई कि जिसके पास दांत हैं उसको चने नहीं दे रहे खाने के लिए, और जिसके पास दांत है ही नहीं वहाँ आप चने डाल दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं वैकेंसी निकलने पर विज्ञप्ति में कि योग्य उम्मीदवार ना पाए जाने पर पद अनारक्षित समझे जाएंगे। तो ना तो जो पढ़ लिख गए हैं उनको उसका लाभ मिलेगा, वो पद बच जाएंगे, और दूसरी तरफ जो हमारा समाज अपनी मुफलिसी के चलते अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सका है, उनके बच्चे भी उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, वो भी पद खाली रह जाएंगे, और वो सारे के सारे आपके लिए हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जब आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की व्यवस्था है, तो समाजवादी पार्टी भी मांग करती है। बहुत सारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने इसके लिए आंदोलन चलाए हैं। मानवर कांसीराम साहब भी आंदोलन चलाते थे, वो उनका भी मैंने आंदोलन था कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज वही आंदोलन समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव चला रहे हैं, उनका भी ऐलान है, उन्होंने भी घोषणा की है, वो भी डिमांड करते हैं और मूवमेंट चला रहे हैं कि इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जाए, और जिस जाति की संख्या हो उसकी आबादी के अनुपात में आरक्षण हो जाए, 100% आरक्षण हो जाए, बिना आरक्षण का एक भी पोस्ट न रहे, जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के अनुपात में उनको मिल जाए। जब शेड्यूल कास्ट के लोग IAS बन सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग PCS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, फिर वो जज क्यों नहीं बन सकते हैं? वो फोर्सेज में क्यों नहीं जा सकते हैं? वहाँ पर जज केवल 200-250 लोग, सवर्ण क्लास के भी जो जनरल कास्ट के हैं उनके भी सारे लोग उसमें नहीं जा सकते हैं, वो भी कुछ परिवारों तक सीमित है। तो इसलिए ये अन्याय, अत्याचार कोर्ट के माध्यम से जो हो रहा है, कोर्ट के विश्वसनीयता पर दिनों दिन गिरावट आई जा रही है। यही हालत रहा तो बहुत जल्द भारत की सड़कें, और सारे मुद्दे छोड़ देंगी, भारत की सड़कें कोर्ट के खिलाफ, जो कोलेजियम सिस्टम है, इनके गलत जो डिसीजन होते हैं, इनके डिसीजन के खिलाफ सड़कें भरी हुई नजर आएंगी। ये स्थिति बनती जा रही है। तो इसलिए हम और इस मौके पर लंबी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। ये रिजर्वेशन को खैरात समझते हैं,
इनको पता नहीं है कि ये रिजर्वेशन पूना पैक्ट का एक परिणाम है और उसके तहत ये रिजर्वेशन मिला है। इसको रात दिन आपके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, सरकारों के द्वारा उस पर जो कैंची चलाई जाती है, उस पर जो कुठाराघात किया जाता है, कुछ थोड़े घने समाज के लोग पढ़ लिख गए हैं, वो जान गए हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कोर्ट का इस्तेमाल करके 2018 में 2 अप्रैल को, जो 2 अप्रैल से पहले जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ आपने जब आदेश किया, तो आपको पता होगा, इस देश के लोगों को पता होगा कि 2 अप्रैल को कितने बड़े पैमाने पर इस देश में सड़कों पर आंदोलन हुआ, जिसमें हमारे 13 लोग बच्चे हमारे शहीद हुए। इस आंदोलन में SC/ST एक्ट में मजबूर होकर आपको वो कानून बनाना पड़ा। तो इसलिए वो स्थिति, हम लोग लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, कानून का हम लोग आदर सम्मान करते हैं, उसको नहीं तोड़ेंगे। मगर जैसे ही लॉकडाउन टूटेगा, इस देश के करोड़ों रिजर्वेशन के मुद्दे पर डिबेट करने वाले, रिजर्वेशन के मुद्दे पर विचार रखने वाले, रिजर्वेशन के मुद्दे को ठीक से समझने वाले करोड़ों लोग चिंतित हैं। बस केवल लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में फंसे हैं और वो आंदोलन को नहीं चला पा रहे हैं। जैसे ये आंदोलन होगा, आप आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के मामले में हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस देश में जो शिक्षा है, अब तक एक तरफ SC/ST और OBC क्लास के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये कुल मिलाकर 85% होते हैं। जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो 15% होते हैं 1931 की जनगणना के अनुसार, तो वो 31% होते हैं। अब तक जो स्थिति उभर के सामने आई है, इस देश में अब तक शिक्षा है वो 78% शिक्षा 15% लोगों के पास में है, और जो SC/ST OBC है, इनके पास मात्र अब तक 22% शिक्षा इनमें पहुँच पाई है। इस देश में जो नौकरियां हैं, उन नौकरियों में 87% कब्जा 15% लोगों का, जनरल कैटेगरी के लोगों का है। मात्र 13% नौकरी अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिली हुई हैं। इसी तरीके से इस देश की ज़मीन है, वो ज़मीन में 97% हिस्सेदारी इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों की है, और मात्र 3% धरती इस देश की 85% लोगों को। एक तरफ 85 लोग हैं, एक तरफ 15 लोग हैं। 15 लोगों के पास में 97% ज़मीन और 85 लोगों के पास में 3% ज़मीन। जब ये 85 लोगों में से जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसको जब दफनाने जाते हैं, तो दफनाने के लिए भी कम से कम 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये 3% ज़मीन इन 85% लोगों में बांटी जाए, तो एक व्यक्ति के हिस्से में मात्र 1.5 इंच ज़मीन आती है। ये तो स्थिति इस देश की है, और थोड़ा घना आरक्षण है, उसके भी पीछे पड़े रहते हो। और यही नहीं, इस देश का जो व्यापार है, इस देश में जो धन है, उस देश में भी 94% भागीदारी जनरल कास्ट के लोगों के, जिनकी आबादी मात्र 15% है। बाकी 6% धन अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड क्लास के पास है। इसीलिए उनकी जानवर जैसी स्थिति बनी हुई है। और राजनीति में अगर हम दृष्टि डालते हैं, तो राजनीति में 70% लोग जनरल कैटेगरी के लोग कब्जा किए हुए हैं, और OBC, SC और माइनॉरिटी के पास में OBC, SC और ST के पास में मात्र 30% राजनीति है। और अगर पुरोहिताई की बात करें, धर्म के धंधे की बात करें, तो वहाँ तो 100 के 100% ये 15% के लोग काबिज हैं, और 85% के लोग हैं ये इसमें 0 हैं। इनका काम केवल चढ़ावा करना, इनका काम विभिन्न तरीक़ों से इनको मजबूत करना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने जनरल समाज के भाइयों से, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये भी आपके भाई हैं, ये भी इस देश के मूल निवासी हैं, ये गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं? आपको नहीं लगता है कि ये भी आपके तरह जीवन बसर करें, ये भी इस देश की मुख्य धारा में जुड़ जाएं? तो इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण बात इतनी सी बताई है। अब तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले रिजर्वेशन पूरा करो और रिजर्वेशन ख़त्म कर दो। हम तो कहते चलिए कोई बात नहीं है भाई, रिजर्वेशन तो जाति से आया है। अब ये बताओ, पहले जाति आई है, जाति से उत्पीड़न हुआ है, उत्पीड़न की वजह से सामाजिक शैक्षणिक रूप में ये समाज पिछड़ा है, जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन दिया गया। तो जाति खत्म कर दो, वर्ण खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। इस आप जाति को जिंदा रखना चाहते हैं, गरीबी को बरकरार रखना चाहते हैं, और गरीब लोग
भूखे प्यासे मर जाएं, ये अपने हक के लिए न लड़ें, ये अब नहीं हो सकता है। भले ही इस देश में आज़ादी की लड़ाई एक बार फिर से लड़नी पड़े, इस तरह का लावा इस देश में तैयार हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस मौके पर हम आपको पुनः, आप लोगों ने हमें जो जन्म दिवस के मौके पर जो हमको बधाई संदेश दिए हैं, इसके लिए हम आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कोरोना के दौर में अभी बाहर निकल नहीं सकते हैं, मीटिंग प्रोग्राम कोई हो नहीं सकता है। हमारा सभी साथियों से निवेदन है, सभी साथियों से अपील है कि अपने घरों में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और इस देश में जो सांप्रदायिक शक्ति हैं, इस देश में जो सामंतवादी शक्तियां हैं, इस देश को तबाह और बर्बाद करने वाली शक्ति हैं, जिन्होंने इस देश की इकोनॉमी को बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है, इस देश को सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, ऐसी शक्तियों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जैसी नापाक शक्तियों से लड़ने के लिए दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी समाज को, कमज़ोर वंचित समाज को एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। तभी इस देश की हम हिफाजत कर सकते हैं, तभी इस देश में गरीबी का नामो निशान मिटा सकते हैं, तभी इस देश में भाईचारा पैदा हो सकता है, तभी इस देश में सच्चे मायने में लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। आज भारत का संविधान का गला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोटा जा रहा है। जो जो बातें संविधान में लिखी हैं वो एक भी काम नहीं हो रहे हैं, केवल नाम लिया जाता है। और जो जो बातें भारतीय संविधान में नहीं लिखी हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हीं बातों को किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हत्या, डकैती, कत्ल, जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, जमीन पर, मकान पर, दुकान पर, संपत्ति पर और इज्जत आबरू के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो हम अपने सब साथियों से ये अपील करते हैं और ये आप लोगों से ये भी मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए अपने जो ज़रूरी एहतियात हैं उनको बरतें और इस देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक हों। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, जो सामंतवादी शक्तियाँ हैं, ये हम फिर इस शक्ति के सामने ये मजबूर हो जाएंगे मानवता की बात करने के लिए, इंसानियत की बात करने के लिए। यही समाजवाद है। सच्चे समाजवाद को लाने के लिए हमें इस अतिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, मानवता की बात करनी पड़ेगी, इंसानियत की बात करनी पड़ेगी, गरीबी की, लाचारी की, मजबूरी की बात करनी पड़ेगी, उनको, उनके जीवन को मुख्य धारा में ले जाना पड़ेगा। ऐसी बात करते हुए आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।